हेलो वॉरियर्स, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट जो है उसके असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस करते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, उससे काफ़ी सारे चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी अपने क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो हमको चैप्टर के आंसर लिखने में भी ये हमको बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। तो चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए कंडक्टर हैज plus 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb of charge. रीजन है कंडक्टर हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो सेंटेंस है इसका मीनिंग पहले समझ लेते हैं शॉर्ट में। कंडक्टर हैज प्लस 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb of चार्ज, है ना। तो चार्ज क्या है बेसिकली ये देख लेते हैं। चार्ज कितने टाइप के होते हैं। चार्ज क्या होता है, एक तो पॉजिटिव भी होते हैं और एक निगेटिव भी होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज किस में होते हैं, प्रोटॉन के कारण होता है। निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। प्रोटॉन में जो चार्ज है, प्रोटॉन में एक प्रोटॉन में जो चार्ज होता है उसकी क्वांटिटी कितनी है ना। उसकी क्वांटिटी है प्लस 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, ओके। और इलेक्ट्रॉन में क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ये देखना आपको कि ये प्लस है ये माइनस है ना। तो प्लस चार्ज जो है वो है, अगर है तो वो सोच रहे कि वो बोल रहे कि प्रोटॉन के कारण चार्ज आएगा। निगेटिव चार्ज दिख रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन के कारण चार्ज है, ठीक है। अब कंडक्टर जो होता है, कंडक्टर तो कोई एटम्स, बहुत सारे एटम से बना हुआ है। कोई मेटल होगा उसका एटम से उसके कारण बना हुआ है। तो एटम्स में क्या होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है और बाहर में इलेक्ट्रॉन रहता है ना। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, मैं एक ही बना रहा हूं। सब जगह इलेक्ट्रॉन रहते थे। ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स अगर जो है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल है तो एटम जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाए मतलब x-2 कर देता हूं, इसको और अच्छे से लिख देता हूं। x-2 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो क्या हो गया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अब इक्वल नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन कम है तो 2 प्रोटॉन का जो चार्ज है वो एक्स्ट्रा हो गया। तो वो 2 प्रोटॉन का जो चार्ज अब इसमें एक्स्ट्रा हो गया तो हम इसको अब बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे, है ना। ये मेटेलिक आयन हो गया। तो ये आयन के फॉर्म में हो गया। हमारे पास प्रोटॉन अकेला नहीं है, प्रोटॉन जो है आयन के फॉर्म में है और वो जो है मूवमेंट कर सकता है तो वो करेगा, ठीक है। आयन के फॉर्म पूरा का पूरा ऐसा आयन मूवमेंट करेगा, खाली प्रोटॉन अकेला मूव नहीं करेगा। मगर इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो अलग हो जाता है। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन अलग हो गए तो ये जो है अलग मूव करेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना तो ये अपना मूवमेंट अलग से करेंगे, ठीक है। ये इस तरीके से कंडक्टर में जो है जो चार्ज जो फ्लो होता है वो होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है तो हम बोलेंगे निगेटिव चार्ज फ्लो हो रहा है। ये आयन फ्लो होगा तो हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है काम करता है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है कि कंडक्टर के पास में पॉजिटिव चार्ज है। जितना भी पॉजिटिव चार्ज है मतलब पॉजिटिव चार्ज है मतलब कि वो उसके पास में इस टाइप का आयन है, इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रॉन कम हो गया है, तभी वो उसके पास में पॉजिटिव चार्ज आ सकता है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा तो नेगेटिव चार्ज आगे बोलेंगे। तो ये बोल रहे हैं कि कंडक्टर हैज दिस मच पॉजिटिव चार्ज। तो चलो ये स्टेटमेंट तो जो भी बोल रहा है करेक्ट है, ओके। कंडक्टर हैज गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करता तो ये चार्ज जो है निगेटिव होता है ना। ये चार्ज जो है निगेटिव होता मगर ये पॉजिटिव है, मतलब ये कि जो है ये गेन नहीं किया है। ये जो है कंडक्टर जो है गेन नहीं किया है, ये लूज किया है। 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। देखो ये जो क्वांटिटी है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे इंटू 2 करोगे तो आपको 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम मिलेगा, ठीक है। तो इसने क्या किया है, लूज किया है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये जो है ये रॉन्ग है ना। ये वाला करेक्ट है, ये रॉन्ग है। इसने क्या किया, लूज किया है, गेन नहीं किया है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा असर्शन रीजन में क्या हो जाएगा,
असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, है ना, हमारा आंसर हो जाएगा सी। तो ये चार्ज का कॉन्सेप्ट है। अब चार्ज के ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आप कभी भी गलती नहीं करना, ये चार्ज के कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, ऐसे ही ये जो है चार्ज काम करेगा। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं। असर्शन में लिखा है द रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद द इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। अब रेजिस्टिविटी की प्रॉपर्टी में जाएंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में जाएंगे, तो उसमें है कि रेजिस्टिविटी जो है विद टेम्परेचर चेंज होती है। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर के साथ चेंज होती है ना, चेंज विद टेम्परेचर, दोनों चेंज होता है। रेजिस्टिविटी भी होगी चेंज और रेजिस्टेंस भी होगा। अब रेजिस्टिविटी का हम लोग जो है इसको करने के लिए उसका जो फॉर्मूला है उसको समझते हैं, उससे वो सबसे इजी तरीका समझने का। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है? रो एल बाई ए, ठीक है। ये है रेजिस्टिविटी, है ना, दैट इज रेजिस्टिविटी इंटू लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और नीचे में क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ये है रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। मतलब रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर की लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो गोल वायर है, ये गोल वायर है, तो ये जो एरिया है ये 1 होना चाहिए, है ना, ये 1 होना चाहिए, जो भी 1 यूनिट होना चाहिए, जो भी होगा, सेंटीमीटर हो चाहे मिलीमीटर हो चाहे मीटर हो, जो भी हो। मतलब ये क्या है कि पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होना चाहिए, तो रेडियस उसके हिसाब से आ जाएगा, 1/पाई करेंगे और अंडर रूट करके, ठीक है। और अगर स्क्वायर वायर है तो ये साइड जो है 1 रहेगा, तो तो भी इसका एरिया जो है 1 यूनिट आ जाएगा। 1 इंटू 1 करेंगे तो क्यूब का 1 ये आ जाएगा। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये हो गया। और ये लेंथ जो है ये भी जो है 1 यूनिट होनी चाहिए लेंथ, 1 यूनिट लेंथ। यूनिट में इसलिए लिख रहा हूँ कि सेंटीमीटर हो या मिलीमीटर हो, जो मीटर है जो भी हो, वो जो है 1 होना चाहिए बस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऐसा यूनिट अगर लेते तो 1 मीटर के हिसाब से आ जाएगा, मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, 1 मीटर जो है यूनिट हो जाएगा। डेफिनेशन ऑफ मीटर अपने को शो करना है। तो यहाँ पर जो है रेजिस्टिविटी जो है वो क्या करे, रेजिस्टेंस अगर हम इसको इक्वल टू 1 कर दें, इसको भी 1 कर दें, तो क्या हो जाएगा? आर इज इक्वल टू रो हो जाएगा। तो बेसिकली रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी क्या है? इक्वल टू आर आ रहा है। कब? जब एल 1 हो, एरिया 1 हो। तो हम डिफाइन कैसे करते हैं रेजिस्टिविटी को? रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया इज 1 स्क्वायर मीटर, ऐसे बोलते हैं। तो हम वो जो कंडक्टर है पर्टिकुलर, उसकी जब उस समय जो रेजिस्टेंस होगा वो हम बोलेंगे ये रेजिस्टिविटी हो गया। तो वो कंडक्टर किसी मटेरियल का तो बना होगा, कॉपर का होगा या एल्यूमिनियम का होगा या सिल्वर होगा, जो भी होगा। तो उस पर्टिकुलर मटेरियल का रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा। 1 मीटर स्क्वायर एरिया और 1 मीटर लेंथ का जो 3 कंडक्टर अलग अलग लेंगे तो सबका रेजिस्टेंस भी अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि रेजिस्टिविटी इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, मतलब हर मटेरियल की अपनी अलग रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विद द टेम्परेचर। तो ये रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ चेंज भी होती है। कैसे होती है? अब रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं, तो यहाँ पर जो कंडक्टर के जो आयन्स होते हैं और दूसरे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। जब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की और आयन्स की। तो इलेक्ट्रॉन का जो जिगजैग मोशन है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और आयन्स भी, उनका भी जो है मूवमेंट इंक्रीज हो जाएगा और आपस में टकरा करके वो और ज्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। किसको? इलेक्ट्रॉन के फ्लो को। इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से और दिक्कत होगी क्योंकि कोलिजन के कारण। तो हम बोलते हैं विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, और रेजिस्टेंस तो रेजिस्टिविटी तो सेम है, तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये स्टेटमेंट सही है। रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज रेसिप्रोकल ऑफ द कंडक्टिविटी। तो ये स्टेटमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये बोल रहे हैं कि जो रेजिस्टिविटी है वो प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी जो है उसका है। जैसे कि रेजिस्टेंस का रेजिस्टिविटी होता है, वैसे कंडक्टर का कंडक्टिविटी भी होता है ना।
तो ये दोनों रेसिप्रोकल है, ये स्टेटमेंट अलग सही है, बट ये इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। ये इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है, उसका रीजन ये है कि भी ड्यू टू दी इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोवाइडेड मोर रेजिस्टेंस व्हेन दी टेम्परेचर इंक्रीज, देयरफॉर जो है वो रेसिस्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। ये उसका रीजन होना चाहिए। तो ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीजन उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो हम इसका आंसर करेंगे बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वॉरियर्स, असर्शन में लिखा है टू रेजिस्टेंसेस हैविंग वैल्यू आर ईच, देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज आर बाय 2। द गिवन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या है, आर सीरीज के क्या होता है, अगर n नंबर ऑफ इक्वल रेजिस्टेंस है सीरीज में, आर 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 3 है, तो ये हो जाएगा आपका 3R। और पैरेलल में क्या होता है कि ये आर 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 अगर पैरेलल में है तीनों, है ना, तो ये हो जाएगा R अपॉन n, दैट इज 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r करेंगे, और इसका इनवर्स करेंगे ना, तो 1/1/r करेंगे, तो ये हमारा r/n फार्मूला बनता है। ठीक है ना, यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, तो ये आपका r/2 आता है आंसर, है ना। तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। 2 रेजिस्टेंस हैविंग वैल्यू r ईच, देयर इक्वल रेजिस्टेंस दिस एंड द गिवन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल वाले में जो क्या हो जाता है कि टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है, और सीरीज में अगर रेजिस्टेंस लगे हुए तो टोटल रेजिस्टेंस हमेशा बढ़ जाता है। तो ये वाला है फार्मूला, और ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, और ये जो है सही है, और दोनों इसका जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन है कॉपर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। तो आपके घर में भी लगा हुआ है कॉपर का वायर, है ना, एकदम करेक्ट है। कॉपर हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, तो कॉपर का वायर क्यों बनाते हैं, क्योंकि उसके रेजिस्टेंस बहुत कम रहता है। ठीक है ना, तो ये भी करेक्ट है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 असर्शन में लिखा है सिल्वर इज नॉट यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर। सिल्वर इज नॉट यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिकल वायर, करेक्ट है ये, है ना। आपने सिल्वर का वायर तो कहीं देखा नहीं होगा, बहुत ही कम, कोई छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट रहते हैं वहीं पे कहीं यूज होते होंगे। सिल्वर इज ए बैड कंडक्टर, ये रीजन जो है गलत है, बैड कंडक्टर नहीं है। सिल्वर तो कॉपर से भी ज्यादा अच्छा कंडक्टर है ना। आपकी बुक में जो टेबल बना हुआ उसमें आप देखना, सिल्वर जो है टॉप में दिखेगा। तो सिल्वर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट इट इज नॉट यूज। क्यों भाई, अगर सिल्वर यूज करेंगे तो लोग वैसी चोरी कर लेंगे वायर को, है कि नहीं। कॉपर का वायर को ही लोग चोरी करके ले जा लेते हैं। अगर आपको घर को आप खुला छोड़ दो, कोई नया घर बन रहा हो, उसको कोई देखने वाला ना हो, तो वो तो वही वायर चोरी करके ले जाते हैं, है ना। तो ये जो है रॉन्ग, ये रीजन ये सही है, ये जो है रीजन रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोस इमीडिएटली व्हेन द स्विच इज ऑन, ये तो करेक्ट है। ठीक है, द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए मेटालिक वायर इज वेरी हाई, ये भी करेक्ट है। बट ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है कि जैसे वायर आपका है, तो वायर में क्या होता है कि जैसे हम जो है स्विच को जो है ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच को हम ऑन करेंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां से यहां फ्लो करके नहीं जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, यहाँ पे दूसरा इलेक्ट्रॉन है, तीसरा इलेक्ट्रॉन है, ऐसे करके ये क्या करता है कि इसको पुश करता है, ये इसको पुश करता है, ये इसको पुश करता है, ऐसे करके जो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होती है, जैसे स्विच ऑन करेंगे एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाई पोटेंशियल है। तो उसको आप समझ लो कि ये एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल प्रेशर है कि इसने इसको प्रेस किया, इसने इसको प्रेशर दिया, इसको इसने प्रेशर दिया, और इस प्रकार से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की स्पीड से वो जो है पास हो जाती है एंड तक। ठीक है, तो तुरंत जो है बल्ब ग्लो हो जाता है। तो बेसिकली बल्ब क्यों ग्लो होता है, उसको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मिलती है, इसलिए वो ग्लो होता है। इलेक्ट्रॉन यहां से वहां तक फ्लो नहीं होता है। तो ये जो पुश होता है इसको हम बोलते हैं एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं, कि इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट किया, ये इलेक्ट्रॉन इसको ड्रिफ्ट किया, ये ऐसे ड्रिफ्ट किया, इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ट्रांसमिट हो जाती है, और वो जो है बहुत हाई रहती है। ठीक है, तो ये रीजन जो है करेक्ट है और उसको सपोर्ट भी करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए।
See the next question. Assertion. In a simple battery circuit, the point of lowest potential is positive terminal of the battery. सिंपल बैटरी सर्किट जो होता है वो आप कैसे बनाते हो, ये क्या ऐसे करके एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, एक बैटरी रहेगी, ये एक अमीटर रहेगा और ये आ जाएगा एक तो की लगा देते हो, की को क्लोज कर दिया, अमीटर का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, अमीटर का निगेटिव बैटरी के निगेटिव से लगा रहेगा, है ना। ये आपका सिंपल सर्किट हो गया। तो बैटरी सर्किट में क्या बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ लोएस्ट पोटेंशियल इज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को पूरा लोएस्ट पोटेंशियल का टर्मिनल है ये, ऐसा तो नहीं है। करंट तो यहां से चालू होता है ना भाई, वाटर जो है, वाटर तो ऊपर से नीचे फ्लो होगा ना, हाई लेवल से लो लेवल में आता है, वैसे हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में जाएगा। तो पॉइंट ऑफ लोवेस्ट पोटेंशियल जो होता है वो होता है निगेटिव वाला, वो होता है निगेटिव टर्मिनल होता है, ये वाला जो है पॉइंट ऑफ लोवेस्ट पोटेंशियल है, लोवेस्ट पोटेंशियल, और ये जो है ये है हाईएस्ट पोटेंशियल। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। द करंट फ्लोज टुवर्ड्स द पॉइंट ऑफ लो पोटेंशियल एज इट फ्लोज इन सच ए सर्किट। तो करंट यहां से फ्लो हो रहा है और इधर की तरफ जा रहा है, लोएस्ट पोटेंशियल की तरफ जाता है ना। जैसे वाटर फ्लो होता है, लोएस्ट जो लेवल होगा उस तरफ, उसी तरफ पानी जाएगा। आप एक थोड़ा सा पानी गिरा तो फ्लोर में, वाटर को नहीं पता कि उसको किधर जाना है, तो जिधर ढाल रहेगा उधर ही जाएगा पानी, है कि नहीं। इसीलिए हम लोग जो है जब फ्लोरिंग करते हैं तो एक प्रकार एक ढाल दे देते हैं पर्टिकुलर कॉर्नर की तरफ में, कि जहां हमको कोई भी लिक्विड आइटम हो तो उसको लेके जाना हो तो वह उधर चला जाएगा, है ना। जैसे नदी बहती है तो नदी भी वैसे ही बहती है, जहां उसको जगह मिलती है, लोवेस्ट लेवल मिलेगा वहां वो बहते चला जाएगा। तो ये जो है स्टेटमेंट ये वाला करेक्ट है, ये वाला रॉन्ग है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। असर्शन में देखते हैं 8 नंबर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विद मेटालिक बॉडी हैव 3 कनेक्शंस बट एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैव 2 पिन कनेक्शन। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्या होते हैं कि वो मेटालिक बॉडी का जैसे बना होता है, जैसे कूलर हो गया, ठीक है, जो है कूलर है तो ये बॉडी उसकी मेटल की होती है ना। आप और इसको अपने जहां लगाते हैं वहां पर हम उसको टच भी कर सकते हैं। तो इस पे अगर किसी कारण से कोई हमने वायर लगाया हुआ है पंखा में और वो करंट किसी तरीके से इसमें आ जाए कोई भी रीजन से, तो कोई भी छुएगा उसमें शॉक लगेगा। तो क्या करते हैं हम, एक तीसरा वायर जो है अर्थिंग में लगा देते हैं, ठीक है, उसको अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं एक उस वायर को। तो ये जो है 3 पिन का जो सॉकेट बन गया ये, ठीक है ना। ये 3 पिन वाला जो है सॉकेट बना, जो वायर होता है ये अप्लायंसेस में लगाते हैं, चाहे ये वाला हो चाहे दूसरा कोई अप्लायंसेस हो, जो जैसे गीजर हो गया या और क्या बोलते हैं वो मिक्सी हो गया, तो सब में 3 पिन वाले जो है वो लगते हैं, ठीक है। और लट्टू जैसे बल्ब होता है ना, तो बल्ब तो हाइट में लगा रहता है तो उसको हमको छूने की जरूरत नहीं है, तो वो जो है उसमें 2 पिन का कनेक्शन लगता है। तो ये जो तीसरा जो कनेक्शन होता है, तीसरा जो वायर होता है वो अर्थिंग के लिए रहता है, वो अर्थ में कनेक्टेड रहता है जा करके। पूरे घर का जो है सभी वायर को एक साथ लेके जाके अर्थ में, जहाँ पे हम मीटर लगाते हैं वहां नीचे जमीन में उसको वायर एक गड़ा रहता है, आपको शायद दिखा होगा कभी, ये पता नहीं होगा। और अर्थिंग में क्या करते हैं, गड्ढा कर देते हैं, गड्ढा करके खूब सारा पहले कोयला डालते हैं, लकड़ी कोयला जो होता है ना वो डालते हैं, फिर एक मोटा कॉपर का इतना, ये कम से कम इतना मोटा वायर होगा कॉपर का, उसमें उसको कनेक्ट कर देते हैं और अर्थिंग का जितना भी वायर है पूरे घर का वो ले जाकर के उसमें कनेक्ट कर देते हैं। तो किसी प्रकार का कोई भी लीकेज कहीं पर भी होता है तो वो सीधा अर्थ में चला जाएगा, है ना। और कोयला इसलिए डालते हैं क्योंकि वो कार्बन है, गुड कंडक्टर, तो उसमें अच्छे से जो है चला जाए पूरा, ताकि उसको लोवेस्ट पोटेंशियल वहां पे मिले। तो जैसा भी कहीं जरा सा भी लीकेज होगा फट से उसमें चला जाएगा, तो आप इसको टच करेंगे तो आपको करंट नहीं लगेगा, ठीक है। ये इसका कॉन्सेप्ट है किसका, ये 3 पिन का। तो 3 पिन कनेक्शन रिड्यूसेस हीट बाय कनेक्टिंग वायर्स। तो 3 पिन कनेक्शन का हीट से कोई रिलेशन नहीं है, वो लीकेज ऑफ करंट से है। इन एनी केस द करंट इज लीक, तो वो करंट सीधा सीधा अर्थ में चला जाए और जो टच कर रहा है उसको ना लगे। तो ये वाला जो है रॉन्ग है और ये करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
वॉरियर्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। assertion है when the length of a wire is doubled its resistance also gets doubled। लेंथ ऑफ वायर और रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या है? R इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। ठीक है ना, ये रेजिस्टेंस है, ये लेंथ है, तो लेंथ को अगर डबल करेंगे, इसको 2L कर देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा। तो व्हेन द लेंथ ऑफ ए वायर इज डबल इज रेजिस्टेंस आल्सो गेट्स डबल्ड। ठीक है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, तो ये डबल करेंगे तो R भी डबल हो जाएगा, ये करेक्ट है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, वो ये स्टेटमेंट बता रहा है, करेक्ट है। तो इस ये भी करेक्ट है और इसको सपोर्ट कर रहा है, इसका आंसर क्या कर देंगे? ए कर देंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, असर्शन में द ग्राफ ऑफ V मतलब पोटेंशियल वर्सेस करंट फॉर ए कंडक्टर इज ए स्ट्रेट लाइन। ये तो ओम्स लॉ की बात है ना, ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ क्या बोलता है? V I जो आपको स्ट्रेट लाइन मिलता है ना, V इज प्रोपोर्शनल टू I, ओम्स लॉ बोलता है। According to Ohm's law, electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its ends. So, Ohm's law says I is proportional to V, and the graph of V I is a straight line. So this is also correct, and this supports the assertion. So its answer is A. In question number 11, heater wire must have high resistance and high melting point. हीटर जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट तो हाई होना ही चाहिए, क्योंकि गर्म होकर खुद ही पिघल जाएगा तो हमारे क्या काम का। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, और हीट करना है उसको, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करना है, तो वो तभी पॉसिबल है जब उसका रेजिस्टेंस हाई हो। ठीक है ना, तो हम ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हो। जो रेजिस्टिविटी R जो है वो प्रोपोर्शनल टू रो है यहां से, तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी ज्यादा होना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? एलॉयज की ज्यादा होती है मेटल से, है ना। तो हम एलॉयज बनाते हैं, तो हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड ऑफ नाइक्रोम। तो नाइक्रोम जो है निकल, क्रोमियम, मैंगनीज और आयरन का एलॉय है। तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है और उसकी रेजिस्टिविटी जो है वो इंडिविजुअल मेटल से ज्यादा होती है। आप मेरे इलेक्ट्रिसिटी वाला एक लेक्चर देखेंगे तो उसमें बताया हूं, इंडिविजुअल मेटल से एलॉयज की रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, और यहाँ पर ज्यादा रेजिस्टिविटी है, मतलब रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो ये इसको सेटिस्फाई करता है, ये रीजन इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, और ये इसका आंसर हो जाएगा ए। और इस नेक्स्ट हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से क्वेश्चंस लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, असर्शन में एट हाई टेम्परेचर्स मेटल वायर्स हैव ए ग्रेटर चांस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग। ठीक है, तो जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो क्या होगा? बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वैरी विद टेम्परेचर। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा कि वायर जो है वो शॉर्ट होने के, मेल्ट होने के और शॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। और बोथ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल वैरी विद टेम्परेचर, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, रेजिस्टिविटी भी जो है इंक्रीज हो जाती है, एंड फॉर दैट जो है वो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये कब होता है? जब हम कंटिन्यूसली, सपोज आपको ये अप्लायंसेस तो कंटिन्यूसली आप यूज कर रहे हैं, तो क्या हो जाता है कि वायर हीट अप हो जाता है। वो हीट हो करके जो है वो उसका जो प्लास्टिक कोटिंग है वो मेल्ट हो जाती है, और फिर बाद में वायर जो चिपक भी जाता है ना। तो ये जो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, सेफ्टी फ्यूजेस आर मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। तो ये जो है करेक्ट है, लो मेल्टिंग पॉइंट होना ही चाहिए, क्योंकि सेफ्टी फ्यूज बनाए इसीलिए है कि उसको जो है लो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा, जरा सा भी एक्स्ट्रा करंट फ्लो होगा, जितना हमको चाहिए उससे ज्यादा करंट अगर फ्लो आ जाता है वायर में तो वो गर्म हो जाना चाहिए और मेल्ट हो जाना चाहिए, है ना। तो हमारे जो आगे के अप्लायंसेस है उसको सेव कर लेगा, तो ये करेक्ट है। सेफ्टी फ्यूज शुड बी रेजिस्टेंट टू इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए, इट शुड बी गुड कंडक्टर होना चाहिए, है ना, वो अच्छा कंडक्टर होना चाहिए। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा।
मैग्नेटिक इफेक्ट्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट्स, ये तो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, आपको पता है कि इंटरसेक्ट नहीं करती है। देन एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन, ये भी करेक्ट है ना। अगर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन होगी तो नीडल जो है वो इधर और दो जगह तो पॉइंट कर नहीं सकता है ना, दो जगह पॉइंट कर नहीं सकता नीडल वो एक ही जगह पॉइंट करता है। तो ये भी जो है करेक्ट है और ये इसका करेक्ट रीजन भी है। एट ए पर्टिकुलर पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड हैज ओनली one direction and therefore magnetic field lines never intersect. Warriors, see the question number 12. Assertion says that in Fleming's left hand rule the direction of magnetic field, force and current are mutually perpendicular, है ना। तो Fleming's left hand rule क्या बोलता है, magnetic field, force and current are mutually perpendicular, ठीक है। Fleming's left hand rule is applied to measure the induced current. अब आप याद करो, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम सबसे पहले पढ़ते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट वाले चैप्टर में, और वो किस लिए पढ़ते हैं कि जब कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसमें एक फोर्स क्रिएट होता है जिससे वो मूव करता है, ठीक है ना। तो इट इज फॉर द फोर्स क्रिएटेड ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन ए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इंड्यूस करंट किसके लिए था, जो हम करंट जनरेट करते हैं, है ना। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल यूज करते हैं कि जब कोई कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेंगे तो उसमें करंट जनरेट होगा, ठीक है, करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये वाला जो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ओके। 13 क्वेश्चन देखते हैं। इफ टू बल्ब्स ऑफ पावर 60 एंड 100 वॉट आर इन द सेम वोल्टेज आर यूज, देन 100 वॉट बल्ब हैज लेस रेजिस्टेंस। मतलब सेम वोल्टेज में, जैसे आपके घर में 100 वाट का बल्ब और 60 वाट का बल्ब लगा हुआ है, दोनों यूज कर रहे हैं आप, तो 100 वॉट बल्ब का जो है रेजिस्टेंस वो कम है, 60 वॉट से 100 वॉट बल्ब का रेजिस्टेंस कम है, ये स्टेटमेंट ये बोल रहा है, ठीक है। The power of the bulb is directly proportional to the square of the voltage, ये स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है, रीजन ये बता रहा है। तो हम इसको फॉर्मूला याद करते हैं, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है। ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पावर ऑफ द बल्ब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज। तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, स्टेटमेंट करेक्ट है कि पावर जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, मगर पावर जो है 1/r के भी प्रोपोर्शनल है ना। वो ये नहीं बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ओके। ये अज्यूम नहीं कर लेना है, ये इसके बारे में नहीं बोल रहा है। और ये जो है इसके बारे में, पावर जो है रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो पावर कम रहेगा, ओके। तो रेजिस्टेंस ऑफ 100 वाला जो है वो 60 वॉट वाले से रेजिस्टेंस जो है कम रहेगा। और ये वाले का रीजन क्या है, ये है कि पावर इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। बट दिस सेकंड स्टेटमेंट जो है, रीजन जो है, इट इज नॉट सेइंग अबाउट दिस, इट इज सेइंग ओनली अबाउट दिस। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट दिस इज नॉट द करेक्ट रीजन फॉर दिस, देयरफॉर वी विल टेक इट ऑन बी, नॉट ए, ओके। अगर ये बोलता कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वोल्टेज है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस है, तो हम इसको जो है ए जो है करेक्ट करते हैं, ए में लगाते हैं आंसर। 14 वाला देखते हैं, असर्शन में द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द मैग्नेट इज फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। करेक्ट है ना। मैग्नेट के अंदर तो साउथ से नॉर्थ की तरफ लाइन जाता है और यहां से बाहर निकलता है, ठीक है ना, बाहर में और अंदर में ऐसे जाती है, तो ये करेक्ट है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब ये और इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये तो मैग्नेट की बात कर रहा है और ये जो है करंट कैरिंग कंडक्टर की बात कर रहा है, तो ये इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो ए तो है ही नहीं, ठीक है। अब करेक्ट है कि नहीं ये देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड
बाई स्टेट करंट कैरिंग वायर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, करंट कैरिंग वायर में अगर वायर में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऐसे हो जाएगी, राइट हैंड रूल से देंगे, और करंट की डायरेक्शन अगर लो है तो ऐसे देंगे। ठीक है ना, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट जो है रीजन जो है असर्शन का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। असर्शन में लिखा है द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, और रीजन है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। फर्स्ट वाले को देखते हैं, असर्शन में द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ये आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड जैसे हम बी से शो करते हैं तो वो एक तो सबसे पहले तो आपने जब पहला एक्सपेरिमेंट देखा कि एक वायर है, उसकी स्ट्रेंथ, करंट की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा जब होगी उतना ज्यादा उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स उसके चारों तरफ में होगा और मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। तो ये तो करंट पे डिपेंड करता है। फिर बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स वाले अगर हम कॉइल ले लेते हैं तो उस पर भी मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, तो वो नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डिपेंडेंट ऑन करंट, स्ट्रेंथ ऑफ द करंट एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द कॉइल। लेंथ ऑफ वायर से या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इट इज इंडिपेंडेंट, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। करंट कैरिंग सोलेनॉइड जो है उसमें मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी वो इंडिपेंडेंट होगी ऑफ द लेंथ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोलेनॉइड से उसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, उसको मतलब है करंट कितना है और नंबर ऑफ टर्न्स कितना है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म, ये भी करेक्ट है। जो सोलेनॉइड होता है, ठीक है ना, तो इसमें जो करंट आई है ये नंबर ऑफ टर्न्स है, इस पे ये डिपेंड करेगा, और फील्ड लाइंस अंदर में जो है ये ऐसे पैरेलल होती है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये इसका रीजन नहीं है, ये इसका रीजन नहीं है, इसका रीजन ये है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सोलेनॉइड इज यूनिफॉर्म। क्यों यूनिफॉर्म है? क्योंकि वायर्स जब एकदम पास पास रहेंगे तो जो आप डायरेक्शन निकालेंगे तो वायर्स के बीच से जो लाइंस ऑफ फोर्स जाएगी वो लगभग पैरेलल हो जाएगी पूरी पूरी, और अंदर में यूनिफॉर्म फील्ड रहती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि असर्शन व्हेन ए चार्ज पार्टिकल एंटर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देन इट मूव्स इन द स्ट्रेट पाथ विदाउट एनी डिविएशन। यहां पर क्या बोल रहे, चार्ज पार्टिकल एक है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है सपोज, वो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड में। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, और इलेक्ट्रॉन भी ऐसे ही जाएगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इलेक्ट्रॉन अगर परपेंडिकुलर जाएगा तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, है ना। तो जो चार्ज जो है उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन हम इससे देते हैं, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा। जैसे जैसे ये एंगल कम होते जाएगा फोर्स की वैल्यू जो है कम होती जाएगी, और जब दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो फोर्स जो है 0 हो जाएगा। ठीक है, जब दोनों पैरेलल हो जाते हैं करंट और मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है ना, तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रॉन भी करंट को ही शो करेगा, भले डायरेक्शन उसका अपोजिट रहेगा। तो दोनों जो है पैरेलल अगर रहते हैं, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, अगर पैरेलल है कौन, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, तो 0 फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल इज 0 व्हेन इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इसको सपोर्ट कर रहा है, रीजन जो है असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, आप इसको याद रख लेना, ये जो है कि ये मैक्सिमम, ये फोर्स है, ये फोर्स है मैक्सिमम रहेगा जब ये दोनों परपेंडिकुलर रहेंगे। जैसे जैसे ये एंगल कम होगा फोर्स कम हो जाएगा, और जब पैरेलल होंगे तो फोर्स 0 हो जाएगा, वो है ना। जब ये पैरेलल है तो फोर्स 0 है, चाहे वो एक ही डायरेक्शन में हो चाहे वो अपोजिट डायरेक्शन में हो। असर्शन रीजन में ये वाले में लास्ट क्वेश्चन है ये, द करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन द मैग्नेटिक फील्ड। ये तो ट्रू है, करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करता है मैग्नेटिक फील्ड में। फोर्स एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड इज ए रिजल्ट ऑफ इंटरैक्शन ऑफ 2 मैग्नेटिक फील्ड।
ठीक है ना। तो भाई जो कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है उसके अपने एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड हो गई, ठीक है। और जो मैग्नेट है इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है ना। तो इन दोनों का जो इंटरेक्शन होता है उसी से जो है फोर्स क्रिएट होता है, ठीक है ना। तो ये भी करेक्ट है और ये इसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये वो जो फ्लेमिंग्स का जो लेफ्ट हैंड रूल है उसी का ये एप्लीकेशन पार्ट है। तो इसका भी आंसर हो जाएगा ए। ओके, so this was the assertion reason questions for electricity and magnetic effects of electric current. I hope you would have followed it very nicely. इसको आप अच्छे से जो है प्रैक्टिस कर लो और रीजंस को बहुत अच्छे से समझ के याद कर लेना। समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसका जो आंसर्स है वो आपको समझ के ही लगाना पड़ेगा। ओके, और ये आपको आपकी थ्योरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो बेस्ट ऑफ लक एंड गुड बाय, टेक केयर।